अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम। आज हम एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का जिक्र करने की कोशिश से समझने की कोशिश करेंगे। ये तीन एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रिनिटी की तरह यहाँ पे भी तीनों नजर आते हैं। अब इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा मानना है कि कपिल वृक्ष वो वृक्ष है जिसे कुदरत ने बनाया था, और ये दिखाने की कोशिश है कि जो भी कुदरत ने बनाया है पहले आसमान में बना है, फिर नीचे आया है, फिर भूमि पे आया है, फिर वहां से बाकी प्रतिक्रिया शुरू हुई है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऊपर आप मीथेन देख रहे हैं और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बनाते हैं, जो दो पदार्थ भूमि के लिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे शुरू में मिनरल किंगडम है, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स। आप आगे जाते हैं तो प्लांट किंगडम दूसरा विषय बन जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में बदल देता है, जिसके कारण आज भूमि पे 97% कार्बन डाइऑक्साइड के बदले 21% ऑक्सीजन है और 70% नाइट्रोजन है, जिससे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स और डीएनए आगे बढ़ने के लिए और कुदरत को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी था। ये चीज़ अगर समझ आ जाएगी तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं, इस कुदरत को, देन को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एक इमेजिंग इक्विलिब्रियम है, कुदरत की बड़ी देन है, अखंडता का प्रतीक है, जो शुरू में, जैसे मैंने कहा कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, वही चीज़ मैंने ऊपर दिखाई है। ऊपर बादल हैं, बादलों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, वही इंद्र की भगवान की तरह से नीचे आ जाते हैं और भूमि पे आने के बाद चलते चलते बाद में ओशन में आ जाते हैं, और ओशन से ही बाकी भूमि का शुरू हुई है। जो प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल सब प्राइमर्डियल ओशन या सागर समुद्र में ही बने थे, क्योंकि उसमें गर्मी का होना ज़रूरी है, ये पदार्थों का होना ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है, सोडियम का होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें पानी से ही आई थी, और आज भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और प्राइमर्डियल ओशन का जो पानी है वैसे ही था जैसे आज भी हमारे जिस्म के अंदर है। ये मैं दिखा चुका हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पानी में, समुद्र में बने थे। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम समुद्र में चीज़ों के लिए नहीं जा सकते हैं, तो समुद्र की हमारे अंदर लाया गया है एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसकी क्या परसेंटेज पानी की 61 है। सोडियम है, क्लोराइड है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, सब कुछ हैं, वहीं से निकले हैं, उससे ही हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। ये पहला स्टेप है ऊपर से नीचे आने का, जिसे हम डिसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है। मगर भूमि पे आने के बाद, जब प्लांट बनने के बाद सूरज की रोशनी में 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए थे, जिसमें एक ग्लूकोज बना था और 6 ऑक्सीजन बनकर ही परिवर्तन शुरू हुआ है। तो जो सेकंड स्टेप है। थर्ड, हम हमारे सेल्स, ह्यूमन सेल्स एंड एनिमल सेल्स में हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे अंदर एनर्जी बन जाती है, वो एटीपी, एडीपी, एएमपी के तीन चीज़ों की तरीके से है। मगर वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, जो ऊपर से नीचे आया है, हम नीचे से फिर ऊपर दे रहे हैं। यही संतुलन या अखंडता की बात मैं कर रहा हूँ, कि कुदरत की देन है कि उन्होंने मिनरल किंगडम के माध्यम से एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड को बनाया है, और प्लांट ने उसे ग्लूकोज में बदल दिया है। बाकी चीज़ें उसकी ग्लूकोज से ही बाहर बनी हैं। फिर हम इंसान ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल देते हैं। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर, ये तीनों के तीनों लेवल, ट्रिनिटी 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 ही मुझे हर जगह नजर आती है। जैसे दिव्यांग अपनी जगह है, एक 3 में है, फिर एक 7 में है, एक 10 में है। यही कुदरत की देन है। इसलिए डिवाइन मैथमेटिक्स या गणित विद्या से ही हम कुदरत को समझ सकते हैं, साइंस को समझते हैं, नहीं तो ये गलत है। हम जो भी पढ़ते हैं उसमें गणित नहीं है,
और गणित दिव्यांग की है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ही जुड़ी हुई सारी प्रतिक्रिया है। अगर जीरो की शुरुआत भी शुरू से ही हुई है, जो आत्मा से ही शुरू हुई है, मैं वो ही दिखा चुका हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी ट्रिनिटी आ जाती है। जो पहली चीज जो डिवाइन ड्रामा है वो ग्लूकोज का बना है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के माध्यम से। अब जो ग्लूकोज को हम सेल रेस्पिरेशन में करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बदल रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप है माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो आप ऊपर देख रहे हैं। दूसरा, वही ग्लूकोज सीड्स में स्टार्च की तरफ से जुड़ जाता है, जिससे आगे हमारे लिए भी इस्तेमाल होते हैं खाना, और साथ में आगे वृक्ष बनाने के लिए भी ए सेक्सुअल से सेक्सुअल के लिए उसकी एक परिभाषा है। जब बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे चलता है डाइकोटोमिस में। तीसरा, यही ग्लूकोज है जो फैटी एसिड या लिपिड में बदलता है, अमाइनो एसिड या प्रोटीन में बदलता है, या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक वृक्ष बन जाता है जो आगे जीवन को ले जाता है। यहाँ पे भी ट्रिनिटी ही नजर आती है। अब आ जाते हैं, हमने 3 एटम एलिमेंट की बात की है, वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एक प्रतीक बेसिक है, कार्बन बायोलॉजिकल के लिए है, और ऑक्सीजन अग्नि है। ये तीनों जब मिलते हैं तो उससे ही मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जब ये मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के बनने बाद ही अमाइनो ग्लूकोज बाद में फैटी एसिड में बदल जाता है, जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाती है ताकि बाद में लो। मगर जो चौथा स्टेप है, एलिमेंट वो इंपॉर्टेंट, वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन को जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, कार्बन प्लस हाइड्रोजन 1600 डिग्री में नाइट्रोजन बन जाती है। वही चीज़ वॉल्केनिक एक्टिविटी में नजर आती है। पानी को माध्यम में रख के कार्बन, उसमें जो गर्मी आती है 1600 डिग्री में, वहाँ पे नाइट्रोजन बनी है, जो चौथी एलिमेंट कुदरत को आगे ले जाने के लिए, बायोलॉजिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ की बात कर, हम ह्यूमन लिविंग की बात कर रहे हैं, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। यही चीज़ है, और वही नाइट्रोजन आज नॉन रिएक्टिव फॉर्म में कुदरत की देन है। मगर जो शुरू में जो नाइट्रोजन का पहला कंपाउंड जो बना है, वो भी हाइड्रोजन के साथ ही बना है। अगर मीथेन मीथेन जो है वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, CH4 है। जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ है तो NH3 है, कि वो ट्राइवेलेंट है, और कार्बन टेट्रावेलेंट है। अगर ये भी अगर समझ आ जाएगी तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ की जो परिभाषा है वो वैलेंसी के साथ भी जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारे जिस्म में अगर हम फेरस सल्फेट की बात करते हैं, फेरस शुड बी डाइवेलेंट, नॉट ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का नेचर इस्तेमाल नहीं करती है जिस्म में, डाइवेलेंट का इस्तेमाल करती है। और जो कुदरत में है, टेट्रावेलेंट का इस्तेमाल होता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि ये फास्फोरस जो है वो पांचवा स्टेप है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, और पांचवा फास्फोरस है। अगर फास्फोरस पिक्चर में आप देखें, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें मैंने लेफ्ट वन को दिया है, वो हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कुदरत की सबसे देन है, मैक्सिमम क्वांटिटी हाइड्रोजन की है। जो दूसरी क्वांटिटी आपको हीलियम की है, वो अंतरात्मा है, मैं उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मगर जो हाइड्रोजन ही हीलियम सूरज के अंदर 6000 डिग्री में कोर में बनता है, वो बाद में हमारी अंतरात्मा बन जाती है, अदिति बन जाती है। अब उसे हम छोड़ देते हैं, वो बायोलॉजिकल लाइफ में हिस्सा नहीं है, वो सेल्फ रियलाइजेशन का हिस्सा है। मगर जब बायोलॉजिकल लाइफ का है, फर्स्ट में हाइड्रोजन है, दूसरे में देखें तो कार्बन देख रहे हैं जो 6 में है, फिर नाइट्रोजन 7 में है, और साथ में ऑक्सीजन 8 है, जो 3 है। जब थर्ड पीरियोडिक टेबल पे आते हैं तो वहाँ फास्फोरस आ जाता है, और फास्फोरस आप जहाँ देखें वो 7 के नीचे 15 में ही है, जिसे मैंने मार्क किया है। वो 7 और 15 दोनों ही ट्राइवेलेंट हैं। नाइट्रोजन भी 3 ले सकती है, NH3 है। तो जो जो इसका फास्फोरस का है, वो भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं
ये समझने के लिए, अगर नाइट्रोजन का कार्बन और हाइड्रोजन से बना है 1600 डिग्री में, मेरा मानना है कि जो फास्फोर है वो सिलिका जो कार्बन का ही रिप्रेजेंटेशन है और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना है। ये एक विचारधारा शायद किसी ने सोची नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि सोचना ज़रूरी है, क्योंकि सिलिका का इस्तेमाल हाई फास्फोरस में बना है और इसी के कारण आज इसका रोल एटीपी, एडीपी और एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पावर ही अपनी है। और मैं एक और विषय आगे दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें भी साइंस में एक नया एंगल दुनिया के सामने पेश हो, जिसमें भी आप डिवाइन मैथमेटिक्स को देखने वाले हैं, शायद किसी ने आज तक नहीं देखा है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं, अब जहाँ पे मैंने फॉस्फेट है वो एक कंपाउंड है जो एटीपी का हिस्सा है, एडीपी का हिस्सा है, एएमपी का हिस्सा है, मगर इसमें फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, जिसका नंबर, जब मैं एलिमेंट की बात कर रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, वो शक्ति है। आप देखिए, फॉस्फेट एज सच नीचे जो है वो ट्राई वेलेंट है। आप 3 O को देख रहे हैं, वो अल्कलाइन टाइप है, माइनस है, वो पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। ये कहीं ना कहीं आगे की तरफ जा रहा है। ये अल्कलाइन फॉर्म है मगर ट्राईवेलेंट है, मगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 47 हैं। ये एक विचारधारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें फॉस्फेट 1 है जो 15 हैं प्रोटॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 4 32 हैं, 47 है। मगर जब मोनोफॉस्फेट की बात आ जाती है, जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में है, उसमें प्रोटॉन्स 49 ही हैं। जैसे फॉस्फेट 15 है, H2 है, O32, 49। ये सोच हम आगे कहाँ हमें मैथमेटिक्स में ले जाएगी, मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं कि फॉस्फेट जो लेफ्ट का है, जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है, रिबोस है। जैसे ग्लूकोज हेक्सागोनल है, 6 हैं, कार्बन 6, H12O6, मगर जब रिबोस है वो पेंटोस है, उसमें कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 हैं और ऑक्सीजन 5 हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं आप जिसे शक्ल में देखेंगे तो 80 हैं, 80 हैं। कार्बन के 30, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 40, 80 बन जाते हैं। जिस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके बारे में मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये 80 का क्या हिस्सा है। मैं रिबोस की बात कर रहा हूँ, 80 ध्यान में रखिएगा। मैं रिबोस के 80 प्रोटॉन्स हैं, इसके बारे में आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं एडेनिन। अब ये केमिकल फॉर्मूला कार्बन 5, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 5 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं 105 आ जाते हैं। जैसे कार्बन के 6 इंटू 5 30 हैं, नाइट्रोजन के 5 इंटू 7 35 हैं, ऑक्सीजन 8 इंटू 5 40, 105 है। ये एडेनिन का फॉर्मूला है, इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। अब आ जाते हैं कि हम एएमपी, एडीपी और एटीपी तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसका फार्मूला आप नीचे जो 5th लाइन में देखेंगे, वो है कार्बन 10, हाइड्रोजन 14, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 7 और फॉस्फेट 1। और इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन बन जाते हैं 180 बन जाते हैं, 180। जो एडेनोस ट्राईफॉस्फेट है उसका फार्मूला है कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 15 है, नाइट्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 10 है, फॉस्फेट 2 है, मगर उसमें 220 प्रोटॉन बन जाते हैं। जो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है उसका फार्मूला कार्बन 10 ही है, वो सेम ही है। और हाइड्रोजन जो 14 से 15 से अब 16 बन गया है, नाइट्रोजन 5 वही है, और ऑक्सीजन 7, 10 और 13 में आ गया है, फॉस्फेट 1, 2, 3 से आ गया है, जहाँ पे 260 बन जाती हैं। मगर देखिए तीनों में 40 का ही अंतर है। अब मैं नीचे कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे देखिए। आप इसमें मोनोफॉस्फेट 49 है। अगर 49 को आप 80 से डिवाइड करते हैं, मैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की बात कर रहे हैं, मोनोफॉस्फेट को आप रिबोस से कम कर रहे हैं, फॉस्फेट प्लस रिबोस, तो फार्मूला आता है 61.8034, विच इज द रिवर्स ऑफ दिव्यांक रेशो। जब एडीपी की बात आती है तो वहां पे 89 डिवाइडेड बाय 80, 22/21 बचा था, जो ब्रह्मांक का हिस्सा है, वो दिव्यांक का पहला हिस्सा है।
जब एटीपी की बात आती है 129/80 प्रोटॉन, वो 1.618 है, वो दिव्यांग का रेशियो है। क्या ये इत्तेफाक है? यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं है, मगर वही दिव्यांग यहाँ पे भी नजर आ रहा है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अगर हम इसे समझ जाएंगे तो साइंस को समझने में हमें आसानी होगी, क्योंकि साइंस के लिए कंक्लूसिव मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आज जो भी हम मैथमेटिक्स दुनिया में पढ़ाया जा रहा है वो मैन मेड कंसेप्ट है। जहाँ तक नोबेल लॉरेट के काम को भी दूसरे डिसअप्रूव कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन इंसान लाइक आइंस्टाइन के इतने बेहतरीन काम को 100 साल के बाद 3 आदमी कहते हैं कि वो गलत थे, क्योंकि वो विचारधारा कहीं ना कहीं मैन मेड कंसेप्ट में है। वो फार्मूले इतने करेक्ट नहीं है, मगर दिव्यांग करेक्ट है। मैं वही दिखाने की कोशिश, मैं वो एंगल से दिखा रहा हूँ जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, ताकि हम अगली रिसर्च दिव्यांग के आधार पे आगे ले जाएं। अब आ जाते हैं कि यहाँ की साइकिल एटीपी जे है, क्योंकि वो ज़रूरी है। मैं एएमपी की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो सेकेंडरी लेवल की बात है, ये फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेवल ट्रांसमिशन में एटीपी और एडीपी का रोल है। जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखें, एनर्जी फ्रॉम फूड से आपको मिलती है तो एटीपी मिलती है। फिर वो एटीपी का इस्तेमाल सेल रेस्पिरेशन में आगे होता है काम करने के लिए, उसके बाद एडीपी बन जाती है। तो एपी का रोल जो है एनर्जी के लिए है, जो हमें आगे दिखाई। फॉर एग्जांपल, ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में दो चीज़ें हैं, एक है पैसिव प्रोसेस, दूसरा है एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस जो है कुदरत की देन है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लाइक ऑस्मोसिस। जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन के जाना एक कुदरत की देन है। हम हर जगह देखते हैं जहाँ किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो कंसंट्रेशन ही अपने आप में एनर्जी है, क्योंकि हायर से ही लोअर की तरफ जाएगा, लोअर से हायर की तरफ कभी नहीं जाएगा। वो नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचर का फर्स्ट लॉ है। मगर जो दूसरा लॉ है, अगर ज़रूरत पड़े लोअर कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन की अगर जाना है, वो ऑटोमेटिकली तो जा नहीं सकता है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है, जहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल होता है। मेरे कहने का तात्पर्य वही है, क्योंकि एटीपी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाने के लिए ही सहायता करती है। ये पैसिव प्रोसेस विदाउट एनर्जी नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस है विद एनर्जी है। जो एनर्जी है वो एटीपी ही है। मैं यही समझाने की कोशिश, शायद इसलिए आपको मुझे एक उदाहरण देना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि एटीपी का रोल क्यों अनिवार्य है। अब आ जाते हैं एक्शन पोटेंशियल इन नर्व को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नर्व के एक्शन पोटेंशियल को दे रहा हूँ, और जहाँ पे आप दिव्यांग को ही देखने वाले हैं, दैट इज डिवाइन नर्व एक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, नर्व का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीमीटर है। ये मिली वोल्ट्स में दिखाया गया। आप लेफ्ट में मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एमवी देख रहे हैं, और -70 मिली वोल्ट ही इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अगर हम इसमें कोई स्टिमुलस लगाते हैं जो सब थ्रेशोल्ड है, वो अगर -55 तक नहीं जाएगा तो लोकल पोटेंशियल रहेगा, जो हम सेल्स में देखते हैं। मगर जब न्यूरॉन सेल की बात आती है, जो पोटेंशियल इतना है, वो थ्रेशोल्ड तक 55 तक आ जाएगा, तो वो स्लो में चलता है, वो दिव्यांग रेशो से है। मगर वह 55 के आने के बाद सोडियम इमीडिएटली अंदर जाना शुरू हो जाता है एज एक्टिवेटेड चैनल। ये पहला पैसिव प्रोसेस था, अब एक्टिव हो जाता है। सोडियम इमीडिएटली गेट्स इन। जब सोडियम इमीडिएटली गेट्स फ्रॉम -55 टू 0 तक आता है, फिर +35 तक चला जाता है, उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, कि वो सैचुरेशन पॉइंट है। इसके अंदर सोडियम को जाने की जगह ही नहीं है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा सोडियम जा ही नहीं सकता है, मगर उसके कंसंट्रेशन आ जाती है। मगर जब सोडियम अंदर नहीं आता, सुपर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोडियम तो अंदर जा नहीं सकता है और सोडियम बाहर आ नहीं सकता है, तो तब पोटाशियम बाहर आ जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स के माध्यम से।
सो उससे रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। जो पहला डीपोलराइजेशन है, एक्टिव है, अब रीपोलराइजेशन बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर। मगर जब पोटेशियम बाहर आता है, रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है, मगर कुछ ही हद तक कम होता है। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम तक नहीं आ सकता है, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर अभी भी है। मगर ये सोडियम की कंसंट्रेशन जो न्यूरॉन के अंदर है, वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के सामने कुछ भी नहीं है। वो अपनी अपनी तरफ तो आ नहीं सकेगा ना। तो इसके लिए ही सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप का इस्तेमाल होता है। जब सोडियम पोटेशियम एटीपी के कारण ही सोडियम बाहर आता है, वो पोटेशियम अंदर चला जाता है, जिसमें ही रिपोलराइजेशन होकर बाद में हाइपरपोलराइजेशन में आ जाता है। उसके बाद फिर सोडियम दोबारा अंदर जाता है टू मेंटेन रेट। मगर जहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि इसलिए एटीपी का होना ज़रूरी है, और साधारण आदमी के लिए एटीपी इतना ही काफ़ी है। मगर जो सुपर इंटेलिजेंट जीनियस हैं, मैं उनको एक और विषय के बारे में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये साइंस का मानना है कि 3 सोडियम अंदर से बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम अंदर से बाहर जाते हैं। ये साइंस मानती है, जानती है, दिखाई चुकी है। और मेरा मानना है सोडियम 3 और पोटेशियम 2 नहीं है। सोडियम के 34 हैं और पोटेशियम के 21 एलिमेंट जब आएंगे, 3-2 को छोड़ दीजिए, अगर वो आएंगे तो जो उनकी प्रोटॉन की रेशो है वो 22/21 बन जाती है। तो शायद वहाँ पे एटीपी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस फेज पे। एटीपी के बिना भी हो जाता है। वो एक रिसर्च का प्रोजेक्ट है, मैं देख चुका हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जब तक कि लोग रेगुलरली उसको पूरी दुनिया में नहीं करेंगे, शायद उसको समझने में मुश्किल होगा। मगर मैं उन लोगों के लिए वो आइडिया दे रहा हूँ, वो करके देखिए, आप साइंस को और भी आगे ले जा पाएंगे। अब आते हैं इसी चीज़ को सोडियम पोटेशियम एटी पंप में एक सेल में कैसे इस्तेमाल होता है। कि सोडियम अंदर आ गया है, अंदर से बाहर जाने के लिए उसे ज़रूरत है, तो वहाँ पे एटीपी बीच में आ जाती है, आप बीच में देख रहे हैं। फिर एडीपी एडीपी में कैसे बदलती है वो भी देख रहे हैं। फिर फास्ट ट्रांसिशन होती है। ये सब इसमें यही है कि यही सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप की एक सिंपल डिस्कशन है, पिक्चर है, जो इंटरनेट में अवेलेबल है। अब आते हैं कि आप इसके आधार पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। मगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, फिर उसके बाद ट्रायोज में 3 कार्बन शुगर में बदलता है, फिर पायरुविक एसिड में बदल जाता है। अगर इसके बीच में ही एटीपी बाहर आती है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में ग्लूकोज एटीपी बनाने में मदद करती हैं। यही जीवन का एक सत्य है। और वही पायरुविक एसिड, पायरुवेट और लैक्टिक एसिड लिवर में, जैसे आप नीचे ग्लूकोनियोजेनेसिस से दोबारा कार्बन बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। सिमिलरली फ्रक्टोज को भी ग्लूकोज में बदलना पड़ता है लिवर में जाके उसका इस्तेमाल। इसमें आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज को उसमें बदलना है, मगर फ्रक्टोज डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसे ग्लूकोज में ही बदलना है, वो लिवर ही काम करती है। यही एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुदरत के वो समझ जाएंगे तो आपको पूरा ज्ञान आसान हो जाएगा। आप इस चीज़ में, और चीज़ जो इस पुरानी पिक्चर में इतना साफ नहीं है। अब एटी में ग्लूकोज से पायरुवेट के बीच में एटीपी बनती है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ग्लूकोज है, वो सेल के अंदर आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, वो ग्लूकोज अंदर आ गया है। अब ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, वो पायरुवेट में बदल रहा है। मगर इस पिक्चर में देखिए कि टू एटीपी बाहर आते हैं। ये चीज़ दिखाने की, जहाँ पे एटीपी है, जो पिक्चर में नहीं था, इसमें दिखाने की कोशिश करें कि एटीपी है। फिर पायरुविक एसिड कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जब पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, वहाँ पे भी एटीपी बनती है। यही एक जीवन का सत्य है। साथ में NADH भी बनता है। अब ये दोनों ही एनर्जी मॉलिक्यूल, मैं NADH के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ATP तक, ADP और AMP तक ही सुरक्षित रखेंगे। मगर जहाँ पे कि ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड बनता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर आपकी समझ स्टेप बाय स्टेप ऐसी है तो ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मगर उसके लिए प्रत्यक्ष तरीके से एक ग्राफिक डिज़ाइन का होना ज़रूरी है। मैं वही दिखाने की कोशिश, मैं वो दिखा रहा हूँ जो दुनिया में मान्य है। ये पिक्चर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का है, उनका योगदान साइंस की तरफ अनिवार्य है, बहुत बढ़िया है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने भी वो गलती की है जो मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उनको मान्यता भी दे रहा हूँ मगर उनकी गलतियों को निकाल कर उसको ठीक करने का भी धर्म मेरा ही है। मैं किसी को ब्लाइंडली नहीं देना चाहिए, जो अच्छा है वो अच्छा है, जिसमें ज़रूरत है बदलने की वो भी मैं एनसाइक्लो ब्रिटानिया की वो पिक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल की देखी है जो पूरी दुनिया बढ़ाती है और उनकी पिक्चर दुनिया दिखाती है, मानती है। मगर मैं कहता हूँ कि जो एनसाइक्लो ब्रिटानिया ने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में फीमेल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में लिखा है वो संपूर्ण नहीं है। आप उसे देखिए तो उसे दिव्यांग सीक्वेंस के माध्यम से जैसे मैंने समझाया है वो दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट उसे गलत नहीं कह सकता है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला जो एटीपी में आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो फॉर्मेशन एटीपी और एडीपी एडीएच में है। इसमें भी आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन में कैसे बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में कैसे बदल रहा है, मैं वही दिखाने की कोशिश, और बीच में एडीपी एनरिच एनर्जी मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं। आप उसी फार्मूला को कैसे आगे देखा गया है मैं वो दिखा चुका हूँ। अब अंत में आके मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना ही अगर समझ के तो आगे एक एक करके और भी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ प्लेजर explaining things as I understand them.